आप सोशल मीडिया खोलते हो और आप देखते हो चारों तरफ एआई टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। Particularly in this moment with AI, the opportunity we have ahead of us is immense. But the big one that we're focused on is building in the next year, probably, I don't know, maybe half the development is going to be done by AI. एंड जैसा अभी हमने कुछ लीडर्स को सुना, वो एआई की बात करते थक नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है कि एआई के बारे में बात करो और लोग आपके बारे में बात करेंगे, या फिर ये एक रियल थ्रेट है या फिर एक रियल वार्निंग है। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, और क्योंकि मैं खुद एआई की बात करता हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एट फर्स्ट प्लेस एआई शुरू कब हुआ था। कुछ टेक लीडर्स का इस पे बहुत ही नेगेटिव आउटलुक है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. हमें लगता है कि एज नॉन टेक्निकल पर्सन या टेकी पर्सन हमें जानने की जरूरत क्या है। मुझे लगता है कि अगर हमें फ्यूचर को समझना है तो थोड़ा किसी भी फील्ड के पास्ट को समझना जरूरी है, और मैं ये जेन्युइनली खुद के लिए भी मानता हूँ जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था इस पे, और मुझे लगता है आपको भी इस चीज को ट्राई करके देखना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एआई आया कब। इंटरेस्टिंगली इट केम इन 1950s फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारे देश को आजादी जस्ट मिली ही थी। उस टाइम पे एआई का एआई भी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट से, रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये फील्ड ऑफ स्टडी स्टार्ट कब की और ये टर्म कब आया, उनकी थिंकिंग क्या थी जिसकी वजह से आज का प्रेजेंट बन पाया, और अभी के रिसर्चर्स और टेक फाउंडर्स की थिंकिंग क्या है जिससे आपका और हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि पहला पेपर कब आया एआई के बारे में, किसने ये कम्युनिटी शुरू की थी जो एआई की बात भी करे। मुझे लगता है इस एपिसोड के आखिरी तक आप रहें तो आप अपने लिए कॉम्पिटिटिव एज बना लेंगे एआई के फील्ड में। और अगर आप मैथ्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप एकदम सही जगह हैं। मेरा नाम है प्रीतम कुमार और ये है द क्यूरियस सर्कल। यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप पे फ्रॉम अ न्यूट्रल लेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखते हुए। और अब हम चलते हैं 1950s में, जब एआई टर्म आया भी नहीं था और पहली रिसर्च पेपर पब्लिश भी कर दी गई। कैन मशीन थिंक? ये सवाल हम साईफाई मूवीज में पूछा करते थे, बट 1950 में उन साईफाई मूवीज से भी पहले एक आदमी ने इस सवाल को सीरियसली पूछा, एलन ट्यूरिंग। और ये सवाल पूछ के एलन ट्यूरिंग ने दुनिया को चैलेंज किया। एलन ट्यूरिंग एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था अपने स्किल्स और नॉलेज की हेल्प से। बट बिना इसकी डिटेल में जाए हम आगे बढ़ते हैं। जब वॉर खत्म हो गई तो उनका फोकस बदल गया था। उन्होंने 1950 में एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इट वॉज द फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड अराउंड एआई। ये एक पहला पेपर था या फिर डॉक्यूमेंट था जिसमें थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन भी नहीं हुआ था। इस पेपर में उन्होंने बहुत ही सिंपल और पावरफुल क्वेश्चन पूछा, क्या मशीन सोच सकती है? और इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट बनाया, द ट्यूरिंग टेस्ट। और इसमें था कि अगर एक मशीन एक इंसान की तरह रिस्पॉन्स कर सकती है सामने वाले के बिना पता लगे कि ये रिस्पॉन्स मशीन से आया था या किसी इंसान से, तो क्या तब हम कह सकेंगे कि मशीन इंटेलिजेंट है? और ये कन्विंसिंग भी साउंड करता है, राइट? बट एक भी मशीन इस ट्यूरिंग टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाई। लोगों ने सोचा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बॉस, बट उनको अंदाजा नहीं था कि ये क्वेश्चन तब भी गलत नहीं था, और आज ये साबित हो चुका है। उसके कुछ साल बाद 1956 में यूएसए के डार्टमाउथ कॉलेज में एक समर वर्कशॉप होती है, और वहां पे कुछ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस इकट्ठा होते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि क्या मशीन्स सोच सकती हैं। यहीं पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन किया जाता है। इस समर रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम था समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, ये एक समर प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हुआ था जिसको लीड किया था जॉन मैकर्थी ने, जिन्होंने पहली बार एआई टर्म को कॉइन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनके साथ एक थी सुपर टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस, जिसमें थे मार्विन मिन्स्की,
क्लॉड शेनन, जिनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहा जाता है, और रथेलियन नॉचेस्टर जो IBM में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और भी मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटीज लाइक MIT। उनका विजन तो बड़ा सिंपल था, बट टाइमिंग ठीक नहीं थी कि मशीन इंटेलिजेंस को रियलिटी बनाया जा सकता है। उन्होंने तो अपनी एक्साइटमेंट में इतना प्रिडिक्ट कर लिया था कि उन्हें लगता था कि कुछ ही सालों में मशीन्स ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस दिखाएगी, बट ये इतना भी आसान नहीं था। स्टार्टिंग में जो AI काम करता था वो सिंबॉलिक लॉजिक्स और रूल बेस्ड सिस्टम पे काम करता था, और बहुत दोनों ही काफी सिमिलर हैं। और इसके डिटेल में अगर ना जाएं तो इतना समझ लेते हैं कि इसके अंदर हम मशीन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं कि अगर ये किसी ने पूछा तो इसका जवाब ये देना है। इसमें था इफ और देन मेथड। अगर कोई पूछेगा कि 2+2 क्या होता है तो सिंपली उसमें पहले से ही लोडेड होगा इसका जवाब 4 देना। और ये सिस्टम्स ऑपरेशंस में रहे भी, बट लेट 60s या फिर अर्ली 70s में साइंटिस्ट ने देखा कि इसके आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें लिमिटेशंस फेस करने पड़ रहे हैं AI के अंदर। और इन सब रीजंस की वजह से 70s के आसपास एक AI विंटर देखने को मिला, यानी AI के फील्ड में पहली बार कोई डाउनफॉल आया था कि अब शायद इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। लेकिन 1970s में एक कनेडियन साइंटिस्ट सीन में आता है जिसको आप शायद जानते हो, वो है जॉफ्री हिंटन। यस, जॉफ्री हिंटन जो गूगल में थे, जिन्होंने गूगल में AI के रिसर्चेस को लीड किया है। बट उसके बारे में हम आगे समझेंगे, आगे जानेंगे वो गूगल में कैसे आए। उन्होंने 1970s में क्वेश्चन पूछा कि क्या हम मशीन्स को ह्यूमन ब्रेन की तरह लर्न करवा सकते हैं। और जैसा कि हमको पता है कि AI में अब तक सिर्फ रूल बेस्ड सिस्टम चल रहा था, उन्होंने ये प्रपोज किया कि हमें मशीन को लर्न करना सिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ हार्ड कोड करना। उन्होंने कहा हमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज करना चाहिए। यस, पहली बार किसी ने इस चीज को बहुत ही सीरियसनेस के साथ प्रपोज किया था, पर दुनिया ने हिंटन को इग्नोर किया। लोगों ने कहा न्यूरल नेटवर्क सिर्फ एक फैंटेसी है। और यहाँ से AI के अंदर या फिर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे जाने लगा, और सबने सोचा कि AI या फिर न्यूरल नेटवर्क या फिर रूल बेस्ड सिस्टम भी शायद अब धीरे धीरे जाए और AI का विंटर आ जाए और ये टेक्नोलॉजी ही खत्म हो जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हिंटन ने प्रपोज किया था कि न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, बट न्यूरल नेटवर्क क्या पहले से ही था जो सिर्फ उन्होंने प्रपोज कर दिया? ये कॉन्सेप्ट शायद पहले से था, और आंसर इज यस, न्यूरल नेटवर्क पहले से ही था। न्यूरल नेटवर्क जो अभी सारी AI यूज करते हैं, इसके बिना आज के AI टूल्स को ही इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। ये न्यूरल नेटवर्क कब आता है और इसकी डेवलपमेंट में परसेप्ट्रॉन कब आता है, कैसे आता है, क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं। और जेफरी हिंटन का इसमें क्या रोल था ये भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी शुरू होती है एक लॉजिक से, या कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट से जो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश करता है। 1943 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट, वॉरेन मैककल्लक एक न्यूरो साइंटिस्ट और वॉल्टर पिट्स एक यंग मैथमेटिशियन जीनियस, इन्होंने पब्लिश किया एक पेपर, अ लॉजिकल कैलकुलस ऑफ द आइडियाज इमिनेंट इन नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है और थोड़ा है भी। बेसिकली उन्होंने एक सिंप्लीफाइड डिजिटल न्यूरॉन बनाया, बट ऑन पेपर। बट ये लर्न कैसे करता है, ये लर्न कर भी सकता है कि नहीं, ये अभी तक किसी को नहीं पता था। ये मॉडल या फिर पेपर था तो बहुत ही सिंपल, बट 1943 में बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। ये पहली बार था जब किसी ने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को एक साथ मिला के सोचा था कि मशीन्स भी ब्रेन की तरह सोच सकती हैं। मतलब जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से जूझ रही थी, ये 2 साइंटिस्ट अलग ही अपना सोच रहे थे कि हम मशीन्स को कैसे लर्न करना सिखा सकते हैं। बट ये तो सिर्फ ऑन पेपर था। लेट 1950s में बनता है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन। जी हाँ, एक वर्किंग आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो मशीन में हो, और उसका नाम था परसेप्ट्रॉन, जो कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट रेप्लिका है एक न्यूरॉन का जो हमारे दिमाग में होता है। और इसका नाम परसेप्ट्रॉन क्यों पड़ा, इसके बारे में जानने से पहले ये देखते हैं बनाया किसने। बात है 1958 की। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट फ्रैंक रोजनब्लैट, इन्होंने इन्वेंट किया परसेप्ट्रॉन को, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ये मशीन एक बेसिक न्यूरॉन या फिर एक बेसिक ब्रेन जैसा काम करती थी। इसमें एक डेटा आता और डेटा रीड होता और एक आउटपुट निकलता।
बट डिफरेंस ये था, ये सीखता भी था। इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता था एक बेसिक एग्जाम्पल से। समझो एक बच्चा है, उसको 2 फ्रूट्स दिए जाएं, बनाना और एप्पल, और दोनों ही बार बार दिखाया जाए कि ये बनाना है एंड ये एप्पल है, और एक टाइम के बाद आकर के बिना रूल्स को फीड किए वो ये समझ पाता है कि कौन सी इमेज बनाना की है, कौन सी इमेज एप्पल की है। सिमिलरली परसेप्ट्रॉन भी इसी तरह बेसिक इमेज रिकग्निशन करता था। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि फ्रैंक के परसेप्ट्रॉन और मैककलक और पिट्स के पेपर में क्या डिफरेंस था, क्या सेम चीज थी। जो मैककलक और पिट्स ने अपना पेपर दिया था 1943 में, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंडल ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस था जो रेप्लिकेट करता था हमारे न्यूरॉन को, बट वो लर्न नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ पेपर पे था और एक थ्योरी थी। बट जो फ्रैंक ने 1958 में अपना परसेप्ट्रॉन बनाया, वो एक वर्किंग मशीन थी और वो सीख भी सकती थी, या फिर कह सकते हैं कि वो पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन था जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन की तरह सीख सकता था। इसको हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि मैककलक और पिट्स के पेपर ने एक फाउंडेशनल रोल प्ले किया फ्रैंक के लिए। ऑल्दो इनके पेपर और इनकी मशीन में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, तब तो मीडिया ने ये भी कह दिया था कि परसेप्ट्रॉन जो मशीन है वो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस को जल्द ही बीट कर देगी, और यूएस गवर्नमेंट ने इसके लिए फंडिंग भी दे दी थी। बट जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि 1969 या अर्ली 70s से एआई का विंटर चालू हो चुका था, यानी एआई ने कहीं ना कहीं एक बैकलैश देखा एक्सेप्टेंस में। मार्विन मिन्स्क और सेमर पेपर्ट, उन्होंने एक बुक लिखी परसेप्ट्रॉन्स, और उसमें उन्होंने कहा कि परसेप्ट्रॉन्स बहुत ही लिमिटेड है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि परसेप्ट्रॉन जो बार बार टर्म यूज हो रहा है, ये एट फर्स्ट प्लेस रखा ही क्यों गया, ये हम चैप्टर के लास्ट में समझेंगे। बट हम स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लोगों का ट्रस्ट टूट गया था, न्यूरल नेटवर्क्स को नाकाम बोल दिया गया। यस, न्यूरल नेटवर्क्स, जिसकी वजह से आज किसी भी एआई को इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है। जब रिसर्चर्स की फंडिंग भी रोक दी गई, और ये पहली बार एआई का विंटर था जब साइंटिस्ट और दुनिया ने एआई से मुंह ही मोड़ लिया और ये समझा गया कि ये सिर्फ साइफाई का ही पार्ट हो सकता है। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका फेथ अभी भी नहीं टूटा था, और अगर आपने इस चीज को गेस कर लिया है तो आप राइट हैं। उसका नाम है जेफरी हिंटन, जिन्होंने न्यूरल नेटवर्क का आइडिया कभी छोड़ा ही नहीं था। सब कह रहे थे कि ये न्यूरल नेटवर्क्स का डेड एंड है, बट हिंटन का कहना था कि हमें न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट को और डेवलप करना चाहिए। ये सब देखते हुए हिंटन ने 1980s में अपनी छोटी सी टीम के साथ अपने एक नए आइडिया पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम था बैक प्रोपगेशन, एक मेथड जिससे न्यूरल नेटवर्क्स अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। सोचो एक बच्चा एक सही आंसर पे पहुंचे अपनी गलतियों से सीखते हुए, वैसा ही मशीन करे तो। और बैक प्रोपगेशन सक्सेसफुल भी होता है, बट अभी भी साइंटिस्ट या फिर ओवरऑल दुनिया इसको लेके सीरियस नहीं थी। एआई अभी भी रूल बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा था जो ट्रेडिशनली बना था पहले, जैसा हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था। लेकिन जो हिंटन कर रहा था उसको अभी भी काफी लोग फैंटेसी मान रहे थे। बट हिंटन ने हार नहीं मानी और ये विश्वास दिलाया कि मशीन को डेटा से सिखाया जा सकता है, ना कि हार्ड कोडेड रूल्स से। उनका रिसर्च जैसे अंडरग्राउंड ही चला गया था, बट जो उन्होंने सीड बोया था उससे किसी को आइडिया नहीं था कि वो 2000 में जाके पूरी एआई की फाउंडेशन बना देगा। एंड वही 1990s में एआई का एक और एंगल आता है, मशीन लर्निंग। अब मशीन्स में रूल फीड नहीं किया जा रहा था, अब मशीन्स खुद रूल्स को समझ रही थी। अगले चैप्टर में समझेंगे मशीन लर्निंग कब आई, कैसे आई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेफरी हिंटन गूगल में आए कैसे, उन्होंने ऐसा क्या किया बाद में भी जिसने गूगल को मजबूर कर दिया कि दैट वी नीड टू हायर दिस जीनियस। एंड साथ ही साथ ये भी कि हिंटन ने गूगल क्यों छोड़ा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया ऑलमोस्ट मर चुका था, बट अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी रुकावट आ चुकी थी। 1990s में एआई की फील्ड थोड़ी शांत थी, बट उस शांति में एक नई फंक्शनैलिटी या फिर नई एंगल निकलती है, मशीन लर्निंग की। अब डिसाइड किया गया कि रूल बेस्ड सिस्टम को एआई से हटा दिया जाएगा और मोस्टली मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, जहां मशीन खुद सीखेगी और खुद के रूल बनाएगी।
1992 में IBM का एक अमेरिकन साइंटिस्ट जेरल टेजेरो ने बनाया TD गेमन, एक AI जो एक कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम खेलता था, बैकगैमन। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इस AI को किसी ने सिखाया नहीं था, इसने खुद गेम का पैटर्न समझा और अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज हो रहा था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अगर हम इसको आसान भाषा में समझे, जब कोई मशीन अपने एनवायरनमेंट से खुद सीखती है, खुद के रूल्स बनाती है, और ये सब चल ही रहा था, वहीं पे मशीन लर्निंग की एकेडमिक यूज केस भी आ जाती है 1995 में। और ये चेंज लाते हैं दो साइंटिस्ट मिलके, कोरिना कॉर्टेस एंड व्लादिमीर वापनिक। उन्होंने बनाया सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM, एक एल्गोरिदम जो डेटा को सेपरेट करता है, जैसे एक जज फैक्ट्स और ओपिनियन को सेपरेट करता है और अपना डिसीजन लेता है। ये मूवमेंट था जब मशीन लर्निंग प्रैक्टिकली एकेडमिक यूज केस में आ रही थी, और ये सब सिर्फ ट्रेलर था। 1997 में IBM के एक सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने जबकि वर्ल्ड बेस्ट चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव को हरा देता है। IBM का ये सुपर कंप्यूटर या AI सिर्फ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, वो स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा था, वो चीजों को समझ रहा था, रियल टाइम में लर्न कर रहा था। डीप ब्लू ने साइंटिस्ट और AI की फील्ड में काफी कॉन्फिडेंस दिखाया और इसने वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट की अटेंशन ग्रैब की। सोचो 1950s से 1997 तक इतना टाइम लग गया जब सबने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया हो। और ये तो सिर्फ चैलेंज थी या फिर एकेडमिक का यूज केस था। 2002 में AI घर तक आ गया था। यस, 2002 में AI घर तक आ गया था, और वो भी सिर्फ टूल्स या फिर कंप्यूटर पे नहीं, डिवाइसेस में। यस, डिवाइसेस में मैं बात कर रहा हूँ रूम्बा की, एक AI पावर्ड वैक्यूम क्लीनर डिवाइस जो बिना ह्यूमन हेल्प के घर के पूरे लेआउट को समझ के खुद ब खुद सफाई करता था। ये शायद छोटी सी चीज होगी काफी लोगों के लिए उस टाइम पे, बट इट वाज अ बिगेस्ट सिग्नल। लोगों को रियलाइज ना हुआ हो, बट 2002 में ही AI लैब से निकल करके घर तक आ चुका था। 2002 के बाद आपको लग रहा होगा कि टेस्ला आने वाला होगा, उसके अंदर सबसे पहले AI आया होगा, ऑटो ड्राइविंग सबसे पहले वो लेके आया होगा, बट ऐसा नहीं है। 2005 में स्टैनफोर्ड में बनाया गया एक सेल्फ ड्राइविंग कार। यस, 2005 में, बिफोर इवन टेस्ला। उसका नाम था स्टैनली। यूएसए के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक रिसर्च के ऊपर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है जिसका नाम है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसका ये सेल्फ ड्राइविंग कार विनर भी बना। Stanley arrived first from the desert after 6 hours 54 minutes. और यही नहीं, इसने बिना ड्राइवर के 100 किलोमीटर एक डेंजरस डेजर्ट का रूट पूरा किया। और जब दुनिया ने पहली बार इमेजिन किया कि कार्स बिना ड्राइवर के भी चल सकती है, और यही अगले साल 2006 में एक साइंटिस्ट फिर से स्पॉटलाइट में आता है। एंड यस, यू आर गेसिंग इट राइट, कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ जेफरी हिंटन की, द कनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका बिलीव सबसे ज्यादा था न्यूरल नेटवर्क्स में। और हिंटन के थ्रू एक और डेवलपमेंट होती है 2006 में न्यूरल नेटवर्क्स में, और वो था डीप बिलीफ नेटवर्क्स। ये मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स को इफेक्टिवली ट्रेन करता है यूजिंग बैक प्रोपगेशन, बेसिकली एक मेथड जहां मशीन अपनी गलतियों से सीख सकती है। डीप लर्निंग का ऑफिशियल कमबैक यहीं से शुरू होता है, और जेफरी हिंटन और न्यूरल नेटवर्क्स यहीं खत्म नहीं होता है। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, बट अभी टाइमलाइन को कंटिन्यू करते हुए 2009 में स्टैनफोर्ड की फी ली, एक चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट, ले आई थी एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम था इमेजनेट। अगर इसको हम इजीली समझें तो कंप्यूटर्स पहले ब्लाइंड थे, वो किसी भी विजुअली फोटो से इतनी चीजों को समझ नहीं सकते थे। इमेजनेट ने इनेबल किया कि कंप्यूटर्स को एक आई मिल सके और वो फोटोज से सीख सके। इट वाज लाइक अ इनेबलर, जिससे तुम फोटोज दो कंप्यूटर्स को और वो उससे सीखें। कहीं ना कहीं इमेजनेट की इस फंक्शनैलिटी को डेवलप किया गया फोन्स में, पीसीज में, आज के AI टूल्स में, जहां पे आप AI टूल से पूछते हो कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है फोटो में, या फिर गूगल लेंस में पूछते हो तो वो आपको इजीली बता पाता है। वो फंक्शनैलिटी या फिर वो इनेबलर इमेजनेट था। जैसा हम देख रहे हैं कि 2010 तक AI बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो चुका था, बट अभी भी पूरा गेम बाकी था, क्योंकि अभी तक GPUs की एंट्री नहीं हुई थी, अभी तक प्रॉपर इंफ्रा नहीं बना था, एंड गूगल ने भी अभी तक डीप लर्निंग या फिर डीप माइंड को एक्वायर नहीं किया था।
ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं बहुत ही इजीली और समझते हैं कि कैसे एआई ने एक रैपिड ग्रोथ ली आफ्टर 2010 से लेकर के अभी तक। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एआई ने सीखना शुरू किया था, लेकिन 2010 के बाद एआई ने सिर्फ सीखना ही नहीं, सोचना भी चालू कर दिया था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गूगल जो एक जायंट कंपनी है और काफी लोगों का कहना है कि गूगल इज अ माउंटेन जिसको तुम कभी हिला नहीं सकते, नो मैटर तुम कितनी बड़ी कंपनी लेके आए हो। उसने 2 बड़ी एआई रिसर्च लैब्स को खरीदा क्यों? डीएनएन रिसर्च और डीप माइंड। और डीएनएन का फाउंडर भी जेफरी हिंटन थे, जिनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है, और जेफरी हिंटन को भी उन्होंने हायर कर लिया। ऐसा उन्होंने किया क्यों? एंड जस्ट इसके बाद ओपन एआई शुरू होता है, उसकी एक शॉर्ट स्टोरी। मेजरली 2010 के बाद से लेके अभी तक एआई में ऐसा हुआ क्या है? कह सकते हैं ये एआई की मॉडर्न हिस्ट्री है। 2010 में लंदन के एक छोटे से ऑफिस में बैठ के 3 दोस्तों ने एक ड्रीम देखा। डेमिस हेजाबिस, एक ब्रिटिश न्यूरोसाइंटिस्ट और एक गेम डिजाइनर, शेन लैग, न्यूजीलैंड का एक एआई रिसर्चर, और तीसरा दोस्त था मुस्तफा सुलेमान, एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो कम्युनिटी के अपलिफ्टिंग में काम करता था। इन तीनों का बिलीफ था कि अगर हम ट्रू इंटेलिजेंस बना पाते हैं तो हर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इन्होंने कहा एआई को सिर्फ टूल मत बनाओ, एक जनरल इंटेलिजेंस की तरह ट्रेन करो, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ ना टास्क करे बल्कि सोच भी सके, प्लान बना सके और सीख सके बिना सिखाए। इनका गोल था कि जस्ट बिल्ड एन इंटेलिजेंस, देन वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर इंटेलिजेंस टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग और अच्छा गोल है। और इस मिशन से ये स्टार्ट करते हैं दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एआई रिसर्च लैब, डीप माइंड। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो गूगल की इन पे नजर कैसे गई और उन्होंने इसको एक्वायर या फिर खरीदा क्यों? रीजन ये था कि 2013 तक डीप माइंड ने कुछ ऐसे एआई मॉडल्स बनाए थे जो खुद एक गेम को खेल रहे थे और उससे खुद ब खुद सीख रहे थे कि उस गेम में और अच्छा कैसे हुआ जा सकता है। और इनके एआई मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ गेम को देख करके गेम के बारे में सीख लिया, और ना ही उनमें कोई रूल बुक फीड करना पड़ा और ना ही कोई प्रोग्राम लिखना पड़ा, और वो भी बस ट्रायल एंड एरर से वो उस चीज को सीख चुके थे। ये वन ऑफ द एग्जांपल था डीप एनफोर्समेंट के लर्निंग के अपडेटेड वर्जन का, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर्स में भी की है कि कैसे एक बच्चा खुद ब खुद सीखता है। ये उसका एक बहुत ही अच्छा और अपडेटेड वर्जन था। और ये सब देखते हुए 2014 में गूगल ने $500 मिलियन में डीप माइंड को एक्वायर कर लिया। बट इसके अंदर एक शर्त थी कि एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाया जाए और यूज किया जाए। गूगल पहली कंपनी होगी जिसने कुछ ऐसा कदम उठाया था। एआई के अराउंड 2014 में उन्होंने स्पेशली एक एआई एथिक्स बोर्ड बनाया ताकि एआई के रिसर्चेस का या एआई टूल्स का कोई मिसयूज ना हो पाए। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ बिग टेक कंपनी लाइक गूगल बॉट एन एआई लैब दिस अर्ली जस्ट टू सेफगार्ड फ्यूचर डोमिनेंस। और यही नहीं, दूसरी तरफ कनाडा में एक आदमी चुपके से अपने काम के थ्रू फिर से स्पॉटलाइट में आ रहा था। एंड आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, फेमसली नोन फादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन, जिसको एआई की दुनिया में कई बार अंडर एस्टिमेट किया गया, कई बार नजरअंदाज किया गया। 2012 में हिंटन और उसके 2 पीएचडी स्टूडेंट्स एलेक्स क्रिजवेस्की और इलिया सुत्स्केवर ने मिलकर बनाया एक छोटा सा स्टार्टअप, डीएनएन रिसर्च। उन्होंने ट्रेन किया एक डीप न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड एलेक्सनेट। एलेक्सनेट जब लॉन्च होता है वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। उस चैलेंज का नाम था इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इमेजनेट प्रोजेक्ट टीम के थ्रू। एंड इसमें एलेक्सनेट की जो एरर रिकॉग्निशन थी इमेजेस में वो सबसे अच्छी थी, जहां एलेक्सनेट अचीव करता है टॉप 5 एरर रेट ऑफ 15.3%। वहीं पे जो एवरेज या फिर उससे सेकंड नंबर पे जो एरर रेट होता है वो 10.8 परसेंटेज पॉइंट्स होते हैं, बेटर देन एनी कॉम्पिटिटिव एआई टूल्स। और ये मॉडल इतना एक्यूरेट था कि दुनिया शॉक में आ चुकी थी। और यही मोमेंट था जब सबने ये बिलीव कर लिया था कि डीप लर्निंग इज नॉट डेड, जेफरी हिंटन वाज राइट एंड इट इज द फ्यूचर। और यहीं पे गूगल ने इंस्टेंटली मूव किया। 2013 में उन्होंने डीएनएन रिसर्च को एक्वायर कर लिया और जेफरी हिंटन को एज पार्ट टाइम एआई रिसर्चर हायर कर लिया।
बट 2023 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे गूगल ब्रेन के, उन्होंने गूगल छोड़ दिया, ये कहते हुए मैं वार्न करना चाहता हूँ अबाउट द रिस्क ऑफ व्हाट वी हैव बिल्ट। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम गॉड फादर ऑफ एआई, जिनको माना जाता है, इट वाज अ बिग थिंग। द मैन हु रिवाइव्ड डीप लर्निंग नाउ फियर्ड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम अपनी टाइमलाइन को कंटिन्यू करें 2015 से, जब एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि एआई का फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है और उसको बेकार तरीके से बना चाहे तो वो मिस यूज भी हो सकता है। और ये सब देखते हुए उन्होंने गोल बनाया, एक मिशन बनाया कि हम एआई लैब बनाते हैं जिसमें ह्यूमैनिटी के फेवर में एआई को बनाया जाए। और इस विजन के साथ वो लोग शुरू करते हैं ओपन एआई। ओपन एआई की अगर पूरी स्टोरी को समझना है, उसके लिए यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा होगा। मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो अगर टाइम मिले तो जरूर देखना। बट 30 नवंबर 2022 को होता है लॉन्च चैट जीपीटी। ChatGPT was launched by OpenAI on the 30th of November. In 10 days, the company has said that the chatbot has garnered over 1 million users. It took Netflix 41 months to achieve this feat, while Facebook took 10 months and Instagram 2.5 months. इसने दुनिया को हिला करके रख दिया था। इट वॉज हिस्ट्री, क्योंकि ये एक पहला टेक प्रोडक्ट बन चुका था इतना फास्ट ग्रो होने के लिए। और बात करें 2025 में, अब सैम ऑल्टमैन और आईफोन या फिर मैकबुक के डिजाइनर जॉनी आइव आ चुके हैं एक साथ अपने फैमिली ऑफ एआई डिवाइसेस को बनाने के लिए। एंड मार्क माय वर्ड, इट विल बी अ गेम चेंजर। तो इस डॉक्यूमेंट्री या वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे एआई ने सिर्फ एक पेपर से शुरुआत की थी, कैन मशीन थिंक, और आज वही मशीन सोच रही हैं, बोल रही हैं। 1943 से लेकर के 2025 तक, एक पेपर से लेकर के एक थिंकिंग फोर्स तक, एआई आज एक फिजिकल चीज बन चुकी है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये तुम्हारे ब्रेन का एक एको बन चुका है। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से नई नई डेवलपमेंट हो रही है और अब जब एआई सब कुछ सीख सकता है, तो क्या वो कभी रुकेगा भी? और क्या अब एआई इंसानों की हर एक स्किल का मास्टर बन जाएगा? और जेफरी हिंटन का तो मानना है कि अर्थ पे ये एक पहली इंटेलिजेंस होगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। इस पे आपका क्या कहना है? आप अपने ओपिनियंस प्लीज बताएं। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि द क्यूरियस सर्कल इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड and the only skill as species we have is curiosity. So I hope you will be curious as you were in your childhood. Thank you so much.